नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, आप चाहे कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम उठा लीजिए, केवीएस उठा लीजिए, सी टेट का ले लीजिए या यूपी टेट का ले लीजिए, कोई भी आप टीचिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, वहाँ पे जीन पियाजे से 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इनके बारे में आज बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो ये जीन पियाजे की फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने किस चीज़ की थ्योरी दी थी उसको जानते हैं। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ इनका बर्थ हुआ था, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो अपना है वो दिया गया है, जीन पियाजे का जन्म जो है 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। तो ये यूपी टेट में पूछा था क्वेश्चन डायरेक्ट। सी टेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी टेट में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, या सुपर टेट में भी आपको पूछ लिया जा सकता है। तो जीन पियाजे का जो जन्म था वो 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो स्विट्ज़रलैंड है। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे को 2002 के एक अध्ययन में 20वीं सदी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान दिया गया था। कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था, 20वीं सदी के दूसरे सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक के रूप में। इसमें अगला पॉइंट ये दिया गया है, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, सीखने लगते हैं, उसी को इसमें कहा गया है कि जैविक परिपक्वता। ठीक, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जानते हैं। जैसा इनकी थ्योरी है संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं संज्ञात्मक विकास होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है इसको समझते हैं। संज्ञात्मक का मतलब होता है संज्ञान लेना, किसी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, जैसे आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो पहले आप उस चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो जब जो चीज़ आप जानते हैं उसी को संज्ञात्मक कहा गया है। जैसे अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो उसके बारे में आप डिटेल लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञात्मक विकास। जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, या कोई भी डिवाइस ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होती स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आप चलाते चलाते या किसी से सीखते सीखते सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो ये जो आपका धीरे धीरे सीखना होता है, धीरे धीरे किसी चीज़ के बारे में समझना, जानना होता है, सीखना होता है, यही आपका संज्ञात्मक विकास होता है। ठीक है, जैसे आप लैपटॉप के बारे में सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको लगभग सारी चीज़ें पता हो जाती है। तो ये जो धीरे धीरे चलने का प्रोसेस है, एक एक स्टेप करके जो चीज़ें हम सीखते हैं, इसी को कहते हैं संज्ञात्मक विकास। ठीक है, इसको अपने डेली लाइफ से जोड़ के पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं रही हो पहले, लेकिन धीरे धीरे करके आप चीज़ों को सीखे हों, समझे हों, तो उसी को संज्ञात्मक विकास कहते हैं। जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको चीज़ें समझ में आने लगी होगी। ठीक है, जो बच्चे टीचिंग के नहीं हैं उनको सीडीपी नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे इस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उनको भी ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। इसी को क्या कहते हैं? संज्ञात्मक विकास। अब इसको अपने डेली लाइफ से जोड़ते हैं। जैसे कि घर में कोई छोटा बच्चा हो, उसको आप फ़ोन दे दीजिए। ठीक है, पहली बार अगर आप फ़ोन दे रहे हैं तो वो ज़्यादा कुछ नहीं चला पाएगा। ठीक है, लेकिन आप दिन पे दिन देखेंगे वो उस चीज़ में ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा है, फ़ोन खोलना सीख रहा है, फ़ोन में फ़ोटो लेना सीख रहा है, गाने बजाना सीख रहा है, गेम खेलना सीख रहा है। तो ये जो धीरे धीरे एक एक स्टेप वो सीख रहा है, इसी को कहते हैं संज्ञात्मक विकास। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने के द्वारा कहा गया है कि जीन पियाजे का मानना है कि जैसे बच्चे
जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। मतलब कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो और इजी वे में वो समझने लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सारी चीज़ें बचपन से जानते आए हैं, धीरे धीरे ही करके सारी चीज़ों को समझे हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहा गया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे चीज़ें जानते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये तक नहीं मालूम होता उसकी माँ कौन है, उसका पिता कौन है, उसका भाई कौन है, उसकी बहन कौन है, और उसके नाना नानी मामा मामी जितने भी रिश्ते हैं उसको नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जीन पियाजे का यही कहना है कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो चीज़ें सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे की जो थ्योरी है कि पहले विकास होता है, ठीक है, फिर अधिगम होता है, तो उसी बेस पे ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है पॉइंट कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये कोटेशन बहुत पूछता है, ये कोटेशन किसका है कि किसने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो ये कोटेशन पियाजे का है। पियाजे ने कहा था कि नन्हे बच्चे जो हैं वो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। ठीक है, बच्चों को कोई सामान दे दीजिए, वो उसका अलग ही मतलब निकालेंगे। ठीक है, वो अलग ही यूज बताएंगे। तो इसीलिए बच्चों को कहा गया है कि वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगर आप कार दे रहे हो उनको चलाने के लिए तो वो कार खेलने के पर्पज से अदर पर्पज भी दिखा देंगे कि ये चीज़ है, ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, तरह तरह की बातें करेंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे ये है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग, सोचना, चिंतन करना बड़ों से अलग होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारी आपकी सोच अलग होती है बच्चों से। बच्चे दूसरी तरीके से सोचते हैं, हम लोग दूसरी तरीके से सोचते हैं। कहने का मतलब है बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, कि वो किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें या किसी को समझा सकें। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे चीज़ें समझने लगता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बच्चों की सोचने की, चिंतन करने की शैली है वो बड़ों से अलग होती है। ठीक है, हमारे और आपसे बहुत अलग होती है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए ऊपर एक पॉइंट था कि पियाजे का मानना, जैसे कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन, इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, मैं बता दूं। एक सीरियल आता था शक्तिमान। ठीक है, बच्चे बहुत मन से देखते थे कि अगर कोई मुसीबत में पड़ा है तो शक्तिमान उसे चला जाता था बचाने के लिए। ठीक है, तो बच्चे बहुत छोटे थे, ये चीज़ें नहीं समझ पाते थे कि ये सिर्फ एक नाटक है, एक सीरियल है। तो इस चक्कर में बच्चे क्या करते थे, छत पे जाते थे और कूदते थे कि मुझे शक्तिमान आएगा बचाने। पर ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में बच्चों ने किया क्योंकि बच्चों के पास उतना ज्ञान नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए चीज़ें समझने लगे कि ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञात्मक विकास के प्रत्यय। ठीक, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आता है अनुकूलन। अनुकूलन में क्या है उसको देखते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, हम जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जो है वो आपके डेली लाइफ से मैं जोड़ के बताना चाहूँ। जैसे बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो उनको बाइक चाहिए होती है, या कॉलेज में होते हैं तो उनको बाइक चाहिए होती है, या लैपटॉप चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है। तो घर वाले क्या बोलते हैं, बच्चे जब पेरेंट्स से अपने बोलते हैं कि मुझे बाइक चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी हो गया, तो पेरेंट्स सबसे पहले एक कॉमन सा एग्जांपल देते हैं कि 80%, 90%, 95% वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं कि इतना ला के दिखाओ फिर आपको ये चीज़ें मिल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 95% या 90% लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको लैपटॉप या बाइक मिल सके। ठीक है, तो हम लोग वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। ठीक, कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप पढ़ रहे हैं ताकि आपका नंबर आए तो फिर आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, बाइक, जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आपने घर वालों से कहा है वो आपको मिल सके। तो इसी को कहते हैं अनुकूलन।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को दो उप प्रक्रियाओं में बांटा है, जो कि है एसिमिलेशन। पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है अकोमोडेशन। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझेंगे। पहला जो है आत्मसातकरण है। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे है पूरे ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात करना कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पुराने नॉलेज हैं उसको जोड़ के हम चीज़ें अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो चूहे की फोटो है। ठीक है, एक चूहा जो है वाइट में है, एक चूहा ब्राउन में है। ठीक, बच्चा जो होता है पहले वाइट कलर का चूहा देखा रहता है कि उसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, मूछें हैं, ये तमाम चीज़ें बच्चा देखा रहता है और समझता है कि ये चूहा है। ठीक है, फिर बाद में आगे चल के वो देखता है कि एक ब्राउन कलर का चूहा है। ठीक, तो इसके भी दोनों को मैच करता है कि 4 पैर इसके पास भी है, 2 कान है, मूछें हैं, ठीक है, पूंछ है, लेकिन इसका कलर चेंज है। तो वो समझता है कि ज़रूरी नहीं है कि वाइट कलर का ही चूहा हो, ब्राउन कलर का भी चूहा हो सकता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर समझना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे और आसानी हो समझने के लिए। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, किसी चीज़ का नोट्स बना रहे हैं, अगर आपको कहीं से जानकारी उसके बारे में और मिलता है, ठीक, जैसे आप ईवीएस पढ़ रहे हैं या सीडीपी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आप ईवीएस या सीडीपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको अपने टॉपिक में कुछ नई चीज़ें मिल गई, आपने उसको जोड़ दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं, अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं। चलिए अब दूसरी चीज़ को समझते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, समायोजन है, अकोमोडेशन। इसको समझते हैं ये क्या है। इसमें यह कहता है कि पूरे ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, यानी कि समायोजन करना कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। कि जो हमारा पुराना ज्ञान है उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर उसी को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक, जो हम अपने पुराने ज्ञान को परिवर्तित करके नया ज्ञान अपना जो बनाते हैं वातावरण के साथ तालमेल बैठा के, उसी को समायोजन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे एसिमिलेशन से अलग है। ठीक है, इसमें कैसे पूरे ज्ञान को बदल कर या उसमें संशोधन करके नया ज्ञान बनाते हैं, उसी को समायोजन कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ऊपर देखा था कि यहाँ दो चूहे के बारे में, कि इनके 4 पैर हैं, मूछ है, पूँछ है, कान है, ये तरह तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, बच्चा आगे चल के एक बिल्ली देख लेता है वाइट कलर की। बच्चा फिर कंफ्यूज होता है कि इसके पास भी 4 पैर है, 2 कान है, पूँछ है, मूछ है, आँखें हैं, बट ये चूहे से काफ़ी बड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि वो चूहा था, ये बिल्ली था। तो बच्चे को ये समझ में आया कि ये बिल्ली है और वो चूहा है। सारी चीज़ें उसने देखा और समझा, तब उसको समझ में आया कि नहीं, वो चूहा था और ये बिल्ली है। तो इसी को पुराने ज्ञान में जो संशोधन किया गया, इसी को समायोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहता है इसको समझते हैं। इसमें जो बच्चा होता है आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है। मतलब जो अभी हम लोगों ने एसिमिलेशन पढ़ा है और एकोमोडेशन, जैसे ये एसिमिलेशन हो गया और फिर एकोमोडेशन, इसके बीच में जो हम लोग संतुलन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना स्कीमा, इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, स्कीमा की परिभाषा बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा का कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे माइंड में पहले से स्टोर है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, फिर उसी चीज़ को अगर हम किसी और के माध्यम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है, कुछ भी आप ले सकते हैं, अपने स्कूल के किसी टीचर को ले सकते हैं, अपने स्कूल के बारे में ले सकते हैं, अपने प्रिंसिपल के बारे में ले सकते हैं, ठीक, किसी एक इंसान को ले सकते हैं। ठीक है, उसके प्रति जो आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है ना आपके माइंड में,
स्टोर हो रहा है उसी को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि स्कीमा की परिभाषा बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है। ठीक है, तो किसी टीचर के प्रति आपका एक धारणा बन सकता है कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं या ये खराब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कैसी लग रही है। ठीक है, तो आप जो एक धारणा बना लेते हैं किसी के साथ या किसी के ऊपर, ठीक है, किसी के लिए, वही आपका स्कीमा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना को संगठित कहते हैं। अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो संगठन का मतलब होता है, जो अभी हमने स्कीमा के बारे में समझा है, उसी को संगठित कर देना, मतलब क्रमबद्ध कर देना। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपको यूपी टेट देना है या सी टेट देना। तो सी टेट में 5 सब्जेक्ट हो गए। अब पांचों सब्जेक्ट एक टीचर से तो आप पढ़ेंगे नहीं, पांचों सब्जेक्ट अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रम कर लिए हैं कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है, जैसे ईवीएस किसी और से पढ़ना है, सीडीपी किसी और से पढ़ना है, मैथ किसी और से पढ़ना है, संस्कृत इंग्लिश किसी और से पढ़ना है, हिंदी किसी और से पढ़ना है। तो एक संगठित आपने कर लिया है कि अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये चीज़ें हमने ऐसे करनी है। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, वो भी मैं आपके डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप अपनी अलमारी में, जो आपकी बुक्स की अलमारी है, तो उसमें आप कुछ बुक्स अलग रखे होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के बुक्स अलग अलग जगह रखे होंगे, एक ही में मिक्स करके नहीं रखे होंगे। ठीक है, ये भी हो गया आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कपड़े। क्या आप शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर ये सब मिक्स करके रखते हैं? नहीं रखते हैं। ठीक, सबको अलग अलग तरीके से रखते हैं, संगठित करके रखते हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन करना। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, इसको देखेंगे कि इनकी कितने चरण हैं। तो इनके 4 चरण हैं। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 4 स्टेज होती है, चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है, जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। हिंदी में इसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, विकास का पहला चरण जन्म से लेकर लगभग 2 साल तक रहता है। विकास के इस बिंदु पर बच्चे मुख्य रूप से अपनी इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं। इनकी इंद्रियां कौन सी हो जाती हैं? तो हमारे पास जो होते हैं वो 5 सेंसेस होते हैं। वो क्या होते हैं वो मैं आपको डायग्राम से दिखा रहा हूँ। ये हमारे 5 सेंसेस हैं। ठीक है, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इसमें 5 क्या हो गए? आपकी आँख हो गई, आपके कान हो गए, आपके नोज हो गए, आपके हाथ हो गए, आपके लिप्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे जो है 5 सेंसेस हो गए हैं। तो जो बच्चा होता है जन्म से लेकर 2 साल तक इसी चीज़ें से महसूस करता है, इसी चीज़ों से अपना काम चलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। लिखा हुआ है इसमें वस्तु, अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट, परमानेंस ऑब्जेक्ट का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको समझते हैं ये क्या है। और ये डायरेक्ट सीटेट क्वेश्चन पूछा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो किस स्टेज में आता है। तो सेंसरी स्टेज में आता है, जो अपना आपका जन्म से लेके 2 साल तक होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसी में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बना लेता है। ठीक है, जिससे वह छिपी भी चीज़ को ढूंढ लेता है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आप करके कोई चीज़ देखिएगा। अगर आप उसे एक खिलौना दीजिए, ठीक है, फिर उसको आप छिपा दीजिए, तो वो फिर से ढूंढ लेगा अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू। उनके सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं? आँख है, कान है, नाक है, उनकी जीभ है और उनके हाथ का जो टच है। ये उनके 5 सेंसरी ऑर्गन हैं। ठीक है, जिसकी मदद से वो चीज़ें ढूंढ लेता है। दूसरी चीज़ जो होती है, बच्चे चीज़ें जल्दी भूलते नहीं हैं। ठीक है, हम आप भूल सकते हैं चीज़ें, आज की रखी हुई चीज़ कल भूल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे रखे हैं तो वो बता देंगे।
ये आप प्रयोग करके अपने छोटे घर में जो बच्चे होंगे उनके ऊपर ये प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। उन्हें किसी चीज़ की चाबी दे दीजिएगा, ठीक है, और 2 दिन के बाद पूछिएगा कि बेटा चाबी कहाँ रखा गया है। तो वो बच्चा बता देगा कि चाबी कहाँ रखा है उसने। लेकिन हमसे आपसे पूछा जाएगा तो हम आप भूल जाएंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चश्मा दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, चार्जर दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, वो बता देगा कि ये चीज़ें कहाँ रखा है उसने। लेकिन हम लोग कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये किस स्टेज में आता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, जो कि जन्म से 2 साल तक होता है, ठीक है। इसका नाम कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही याद रखने की, क्योंकि हिंदी में बहुत से नाम होते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में वही नाम रहेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, जो कि है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जो कि है 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें समझते हैं इसमें क्या बताया गया है, इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है विकास का दूसरा चरण जो 2 से 7 साल की उम्र तक रहता है और भाषा के विकास और प्रत्यात्मक खेल के उद्रोह की विशेषता है। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि प्रतीकात्मक खेल, मतलब जो सिंबल से खेल होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसमें दिया गया इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों को, मतलब कि सिंबल्स को यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे कार शब्द सुनकर उसके माइंड में कार की एक इमेज या कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। सिंबल से चीज़ें पहचानने लगता है, ठीक है। जैसे आप अगर कार का सिंबल दिखाते हैं तो उसको कार समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कार। हाथी, अगर हाथी का खिलौना दिखा रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये हाथी है। ऐसे ही घोड़े का दिखा रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये घोड़ा है। अगर आप खाने पीने की सामान ले लीजिए, अगर एप्पल ले रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एप्पल है, सेब है। अंगूर दिखा रहे हैं तो वो जान जाएगा कि ये अंगूर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिंबल से वो पहचान पा रहा है, जान पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। इसके पहले वाले स्टेज में बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है। जन्म से 2 साल के बच्चे को नहीं मालूम होता कि क्या सेब है, क्या अंगूर है, क्या केला है, कौन घोड़ा है, कौन हाथी है, ठीक है। लेकिन 2 से 7 साल वालों को निपुण हो जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। उनको समझ में आती है क्या चीज़ें क्या हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ है, ठीक है, लाइक फल हो गया, केला हो गया। केला अगर आप दिखा रहे हैं, प्लास्टिक का केला है, ठीक, तो वो केला देख के समझ जाएगा कि ये केला है, बनाना है, ठीक है। अगर एप्पल दिखा रहे हैं, ठीक, खिलौने में ही है, वो प्लास्टिक का ही है, लेकिन वो जान तो रहा है कि हाँ ये एप्पल है, ठीक है, अमरूद है। तो तमाम चीज़ें जो है सिंबल से बच्चे पहचानने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला पॉइंट इसमें है इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता आ जाती, मतलब बच्चों के मन में या बच्चे के अंदर जो चीज़ें होती है लक्ष्य निर्धारित होती है। मतलब कि जैसे उनका खेलने का टाइम हो गया तो उन्हें अब खेलना है, उन्हें भूख लगी है तो वो खाना मांगते हैं। लेकिन क्या जन्म से 2 साल के पहले के बच्चे जो होते हैं वो खाना आपसे मांगते हैं? वो मांग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाते तो वो मांग कैसे पाएंगे। तो वो अपना रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। जन्म से जो 2 से 7 साल वाले बच्चे हैं, या तो वो डायरेक्ट आपसे खाना मांग लेंगे या तो अपने से चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डाइनिंग टेबल पे कोई चीज़ रखा हुआ है या किचन में आपके कोई चीज़ खाने की रखी है तो वो लेके खाने लगेंगे। तो यहाँ लक्ष्य निर्देशित है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या दिया गया है। आगे वाला पॉइंट है जीववाद, ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है जीव और निर्जीव वस्तु जो होती है उसके बीच में अंतर नहीं कर पाता है कि हाँ, जैसे होता है कि बच्चे के खिलौने को मारिए, अगर अगर उसका खिलौना घोड़ा है तो उसको मारिए तो उसको लगेगा कि हम उसको सही में मार रहे हैं, ठीक है। वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि ये निर्जीव चीज़ है, ठीक। तो ऐसी इसमें कहा गया है जो जीववाद है, इसमें बच्चा निर्जीव और जीव वस्तुओं के बारे में अंतर नहीं कर पाता है। यही आपका जीववाद है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। इसको समझते हैं। जब बच्चा क्या सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, मतलब जो चीज़ें वो चाहे वही करे, ठीक है, वही हो,
एक जिद ही समझिए उसको, ईगो, ठीक है, वही आपका अहम केंद्रित है। इसमें क्या होता है ना, बच्चा जिद पे आ जाता है, ईगो पे आ जाता है कि उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसे क्या पहनना है, और वो जैसा सोचता है उसे लगता है कि सारी दुनिया उसी तरीके से है, ठीक है, ईगो आ जाता है उसके अंदर। तो इसी को कहा गया है अहम केंद्रित। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो है आप पलटावी में। क्या होता है कि जो बच्चा होता है संख्याओं में उलट पुलट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2+2 4 होता है, ठीक है, तो अगर आप ये कर देंगे 3+1 कितना हुआ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना हुआ, तो चीज़ों को उलट पुलट नहीं पाता है। तो इसी को कहा गया है अपलटावी। ये जो स्टेज होती है वो भी कब होती है, 2 से 7 साल में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है केंद्रीकरण। इसको समझते हैं ये क्या है। सेंट्रेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसमें दिया गया है एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। चलिए केंद्रीकरण जो होता है इसको भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जोड़ के मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चा होता है वो एक टाइम पे एक ही विशेषता देखता है। अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है उसके पास, तो वह उसकी जो विशेषता होती है एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का फ़ोन दे दीजिए, तो एक टाइम में वो एक ही काम करेगा, चाहे तो फ़ोटो खींचेगा, चाहे उसमें गेम खेलेगा। उसको और चीज़ों से नहीं मतलब है कि फ़ोन का क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी माँ को, ठीक है। जो बच्चे की माँ होती है, बच्चे को समझ में आता है कि बस जो उसकी माँ की ड्यूटी बस उसको खाने पिलाने तक की है, और कोई उसका रोल नहीं है, क्योंकि वह एक टाइम पे एक विशेषता देख रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है संरक्षण, कंजर्वेशन। इसको समझते हैं कि ये क्या है। इसमें कहा गया है अगर किसी वस्तु के साइज या सेट में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। ये सीटेट क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ग्लास ले लिए, ठीक है, ये ग्लास हो गया, और एक कटोरा ले लिए बड़ा सा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। तो बच्चे को क्या लगेगा कि इसमें जो दूध है या पानी है वो ज़्यादा है और ग्लास में कम है, जबकि क्या होता है क्वांटिटी सेम होती है। तो ये वाला जो गुण होता है वो बच्चों को इसी स्टेज में आता है। कौन से, 2 से 7 वर्ष वाले में, ठीक है। बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि दोनों में इक्वल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों को जो होता है ना, जो चीज़ें बड़ी दिखती हैं, साइज में जो चेंज हो जाता है, बच्चे को लगता है कि जो बड़ी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा चीज़ है, लेकिन होता कितना, इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो इसी स्टेज में आता है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। उसको समझते हैं वो क्या है। इसको समझते हैं सेरिरेशन। इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध में जो चीज़ें रखी जाती है, जैसे कोई किसी चीज़ का सेट है तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से चीज़ें रखनी हो। लेकिन बच्चा ये समझ नहीं पाता, क्या करता है, छोटा बड़ा ऐसे वो लगा देता है। तो इसमें बच्चों का इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। जैसे कि इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बच्चा वस्तुओं तथा तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, कि पहले सोचे सबसे छोटा या बड़ा, ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें बच्चा साइज के हिसाब से नहीं समझ पाता कि किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी स्टेज में आता है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 7 से 11 वर्ष की। इसे कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जानते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें हम छू सकें, देख सकें, वही होता है मूर्त, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो चीज़ें देख सकता है, छू सकता है, उसी के बारे में जानता है और समझता है। दूसरी चीज़ इसमें, जो अभी के ऊपर के सारे स्टेज थे, ठीक है, उसमें जो चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता था वो चीज़ इसमें बच्चा कर पाता है। जैसे कि जीववाद, जिस जो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता था वो इसमें कर लेता है। अब पलटावी वाला जो गुण था वो अब इसमें ख़त्म हो जाता है, वो इस चीज़ को कर पाता है, ठीक है। संरक्षण कर पाता है, जैसे कोई चीज़ सीरियल में लगाना है, चीज़ों को व्यवस्थित करना सीख जाता है इस स्टेज में, ठीक है।
और बच्चा जो होता है इस स्टेज में मूर्त चिंतन करने लग जाता है चीज़ों को लेके। जैसे कि अगर आप उसे कोई खिलौना दिला दे रहे हैं तो वो उनके आकार के बारे में सोचेगा, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, उनके रंग के बारे में, उसका क्या प्रयोग है, वो सारी चीज़ों के बारे में बच्चे चिंतन करने लग जाते हैं। ठीक है। और इसी स्टेज में बच्चा जो है वो जानता है कि पैसे की वैल्यू होती है और सिक्कों की कम वैल्यू होती है। पैसे की तुलना में सिक्कों की कम वैल्यू होती है। इसी स्टेज में बच्चा ये सारी चीज़ें समझ पाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे इसमें बताया गया ग्लास और कटोरे का जो उदाहरण मैंने दिया था, एग्जाम्पल जो दिया था, उसके बारे में बताया गया कि इस स्टेज में बच्चे को ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि दोनों में क्वांटिटी सेम रहती है, बड़े छोटे से नहीं मतलब है। तो बच्चे की ये डाउट भी इस स्टेज में क्लियर हो जाता है। चलिए अब समझते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती क्या है, इसको समझते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग का मतलब है कि जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, तो इसी को हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेलगाड़ी के बारे में बच्चे को बता रहे हैं तो वो तर्क करता है कि उसके घर में गाड़ी है, बाइक और कार, इसमें मैक्सिमम 4 से 5 लोग आ सकते हैं। रेलगाड़ी में क्या होता है, 500 से ज़्यादा भी लोग आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क करने लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। चलिए अब अपने लास्ट स्टेज पे चलते हैं, जो कि है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो है 11 से 15 वर्ष की। इसे फॉर्मल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो नाम कोशिश करिएगा इंग्लिश में याद करने की। इसको फॉर्मल स्टेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है, बच्चा मूर्त तथा अमूर्त दोनों चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, दोनों चीज़ों पे विचार करने लगता है। ठीक है, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे जो होते हैं मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। अब अमूर्त चिंतन क्या हो गए, जैसे कि आपकी फीलिंग हो गई, प्रेम हो गई, सहानुभूति हो गई, इमोशन हो गई। ठीक है, हम चीज़ें जो हो गई ये अमूर्त होती हैं, जिसे बच्चा समझने लगता है इस स्टेज में, फॉर्मल स्टेज में। ठीक है, चीज़ों को महसूस करने लग जाता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब जानते हैं पियाजे के सिद्धांत की आलोचना क्यों हुई थी। पियाजे ने कहा था मानसिक विकास के चरणों के जो क्रम है वो अपरिवर्तनशील बताया था, लेकिन अगर बच्चों को जो है अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दिया जाए तो बच्चे जो होते हैं अपने एज जो होती है उनकी, वो उससे ज़्यादा चीज़ें सीख सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो अब के बच्चे हैं और जो पहले के बच्चे होते थे, ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस कर लीजिए। अब के जो बच्चे हैं उनको अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण मिल रहा है, जिससे वो पहले के बच्चों की तुलना में अब ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यूँ कहें तो वो अपने स्टेज से भी ज़्यादा चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, पहले के माँ बाप वो माहौल नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही है। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि जो इसका क्रम है वो आप नहीं बदल सकते। ठीक है, कि बच्चा अपने स्टेज में ही इतनी चीज़ें सीख पाएगा, इसलिए इनका आलोचना हो रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इन्होंने कहा था पहले विकास होगा फिर अधिगम होगा, यानी कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एक और इनकी आलोचना में शामिल है। पियाजे के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, जिसमें किशोरावस्था की क्षमता को कम करके आंकना और बच्चों की क्षमता को कम करके आंकना शामिल है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं के केवल एक पहलू या आयाम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी आलोचना में बताया गया है। सबसे बड़ी इनकी आलोचना ये थी कि इन्होंने जो 4 स्टेज बताए थे, ठीक है, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, ठीक है, 7 से 11 साल, 11 से 15 साल की अवस्था जो इन्होंने बताई थी, ठीक है, कि ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को वातावरण अच्छा दिया जाए, बच्चे को समझाया जाए, तो वो जान जाएगा कि निर्जीव और जीव में अंतर क्या होता है। ठीक है, कटोरे में और ग्लास का पानी सेम होता है, अगर ये सारी चीज़ें आप उसे माहौल और वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इनका मेन आलोचना थी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया जीन पियाजे के बारे में, इनके स्टेज के बारे में, इनकी आलोचना के बारे में। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये डायरेक्ट सीटेट से क्वेश्चन पूछा है। 5 सेंसेस के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।